हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो डिस्कस के लिए मैंने नया टॉपिक, हमारा टॉपिक डिस्कशन डायनोफ्लेजेल्स। यहाँ पे हम डायनोफ्लेजेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डायनोफ्लेजेल्स। यहाँ से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे और आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो हमारा टॉपिक है डायनोफ्लेजेलेट्स। ये एक डिवीज़न है, किंगडम प्रोटिस्टा को हम डिवाइड करके डिवीजन लेवल पे आएंगे, जो कि लोअर लेवल है एज़ कम्पेयर टू किंगडम, तो वहाँ पे डायनोफ्लेजेलेट्स इसका डिवीज़न है। हैबिटेट कैसी है? मोस्टली मरीन है, आपको पता है कि ये एक्वेटिक होते हैं, तो ये एक्वेटिक में भी कैसे हैं, मरीन टाइप के इन्वायरमेंट में ज़्यादा मिलते हैं। और फोटोसिंथेटिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक है, आप कह सकते हो। ऑटोट्रॉपिक मॉडर्न न्यूट्रिशन है, क्योंकि इनके पास में पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट कौन से होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओ फॉर डायनोफ्लेजेलेट्स में, क्योंकि लास्ट वीडियो क्लासिफिकेशन वाला पढ़ा था, वहाँ पे हमने इसके पिगमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर दिया था। फिर ये अपीयर कैसे हो सकते हैं? ये लोग ग्रीन, ब्लू, जो है ब्राउन और रेड कलर में दिखाई दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा अलग कलर में किस पिगमेंट की डोमिनेंस ज़्यादा है। तो अगर येलो कलर की होगी तो येलो दिखाई देंगे, या ग्रीन कलर की होगी तो ग्रीन या ब्राउन या फिर ब्लू या फिर रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स। इनकी सेल्स में जिस पिगमेंट का डोमिनेंस ज़्यादा होगा उसी कलर के ये दिखाई दे सकते हैं, फ्रॉम येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड और ब्लू। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है इनका यहाँ पे दिखाया गया स्ट्रक्चर इस तरह का दिखाई देता है। इनके पास में सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे बनी है? देखो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है। अब इस सेल वॉल का अरेंजमेंट है, ये ऐसे किसी ने हाथ से डिज़ाइन बना दिया, इस तरह से दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली आपको। तो यहाँ पे इसलिए इनको बोलते हैं आर्मर्ड एल्गी। अरेंजमेंट ऑफ सेल वॉल की वजह से इनको बोला जाता है आर्मर्ड एल्गी। आर्मर्ड एल्गी की वजह से कोई आर्मर्ड डिफेंस पर्सनल होता है, सोल्जर होता है, तो वो अपने अलग अलग वेपन्स अलग अलग जगह पे प्रॉपरली अरेंज कर लेता है, तो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक दिखाई देता है उसका अरेंजमेंट। और जब उसको ज़रूरत होती है तो उनको वो ईजिली यूज़ कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्मर्ड एल्गी। जैसे किसी ने इसको आर्मर कर दिया, इसको सजा दिया और प्लेस कर दिया और राइट प्लेस पे राइट पैटर्न में इसको प्लेस कर दिया इसके सेल वॉल के मटेरियल को, इसको बोलते हैं यहाँ पे प्लेटेड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लेटेड सेल वॉल का मतलब क्या है? जो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई सेल वॉल है, एक इसको रिजिड कोट प्रोवाइड करती है, हार्डनेस देती है। साथ में ये 2 और मोर स्कल्पचर प्लेट की तरह यहाँ पे अरेंज्ड है, तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे इसका अरेंजमेंट कितना स्कल्पचर्ड दिखाई दे रहा है आपको, तो इसलिए स्कल्पचर्ड प्लेट की तरह इसका अरेंजमेंट दिखाई दे, इसको बोलते हैं प्लेटेड सेल वॉल। तो यहाँ पे आर्मर्ड एल्गी किसे बोलते हैं, किस बेसिस पे, तो क्वेश्चन आ सकता है डायनोफ्लेजेलेट्स कॉल्ड आर्मर्ड एल्गी। तो एसेसन अगर ये बन गया इस क्वेश्चन का, तो रीज़न क्या होगा? इट इज़ ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेलुलोज और पेक्टिन और वॉल मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्ड प्लेट्स। That is the reason for this, calling it armored algae। यहाँ पे देखो अब फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला 2 होते हैं यहाँ पे, आपको पता है परपेंडिकुलर होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल है और एक ट्रांसवर्स है। जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला है ये स्मूथ होता है, नैरो होता है, तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपको, स्मूथ है और नैरो है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। जबकि यहाँ पे ट्रांसवर्स फ्लैजेला देखोगे एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडिनल ये रिबन लाइक है, ज़्यादा थिक है, आप कह सकते हो ज़्यादा थिक है, रिबन लाइक है। तो यहाँ पे जो है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला के कंपेरिजन में ट्रांसवर्स फ्लैजेला रिबन लाइक है। और ये कहाँ पे होता है? लाइज इन ए फुरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वॉल प्लेट्स के बीच में फुरो प्रेजेंट है, वहाँ पे ये लाई करता है, दैट इज़ ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ट्रांसवर्स फ्लैजेला जो है ये प्रेजेंट रहता है फुरोज के बीच में। फुरो का मतलब होता है जगह, गड्ढा, जहाँ पे प्लेट्स के बीच में जगह, वहाँ से राइज करता है ट्रांसवर्स फ्लैजेला। तो दोनों फ्लैजेला कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताओ किसके अंदर जो है दोनों फ्लैजेला परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं? तो यहाँ पे डायनोफ्लेजेलेट्स उसका आंसर बनता है, यहाँ पे डायनोफ्लेजेलेट्स का आंसर बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम में आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेटली आ सकता है। साथ में यहाँ पे देखो मोमेंटिंग का वर्लिंग वेव्स होता है। वर्लिंग वेव्स मतलब एक फ्लैजेला अगर इनको ऐसे मूव करवाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, तो दूसरा इनको ऐसे मूव करवाएगा, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे एक ही जगह पे ये घूमते हुए जा रहे हैं, एक ही जगह पे घूमते हुए जा रहे हैं, तो वर्लिंग वेव्स बन रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जब पानी के अंदर बहुत तेज़ स्पीड से जब वेव्स बन जाती हैं किसी जगह पे, तो ऐसे 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 इस तरह की, तो उसको बोलते हैं वर्लिंग वेव। ऐसे दिखाई देगा यहाँ पे, क्योंकि मान लो इसका मोमेंट ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, तो ये एक ही जगह पे रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसके मोमेंट को क्या बोलते हैं? वर्लिंग वेव्स, ड्यू टू फ्लैजेला के मोमेंट की वजह से।
ये बातें समझ में आएगी स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो है, बाकी से को सारी बातें हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए थे, वो सारी बातें रिपीट आप अपने आप हो जाएंगी जब अब आपको या रिकॉल हो जाएंगी जो ऑलरेडी हमने पढ़ी थी। वहाँ पे देखो सारी बातें आप अगर कैरेक्टरिस्टिक और देखोगे तो इसके कॉमन नेम हमने पढ़े थे, वहाँ पे हैबिटेट पढ़ी थी ऑलरेडी, अभी डिस्कस कर ली है। सेल वॉल के बारे में डिस्कशन, सेल वॉल किससे बनी है वो हो गया है। साथ में पिगमेंट्स आप हमने पढ़े थे, स्टोर्ड फूड हमने पढ़ा था वो आपको रिकॉल हो गया होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था वो रिकॉल हो गया होगा, और फ्लैजेला भी पढ़ लिया हमने यहाँ पे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे हैप्लॉन्टिक मेन होता है इनका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि जिम्नोडिनम में और सीरेटियम जैसे इसके एग्जाम्पल हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नॉक्टिलिया के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये है तो डायनोफ्लैजेलेट्स लेकिन मेजॉरिटी में हैप्लॉन्टिक है, लेकिन इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले भी ऑर्गेनिज्म से नॉक्टिलिया हो गया, तो नॉक्टिलिया के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, जबकि ये है किसका एग्जाम्पल, ये डायनोफ्लैजेलेट्स का। और उनमें डोमिनेंट क्या है बेटा, हैप्लॉन्टिक है। लेकिन डिप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल बताओ, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले डायनोफ्लैजेलेट्स का एग्जाम्पल नॉक्टिलिया हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसके इंपॉर्टेंस आप हम पढ़ने वाले हैं इसकी। और जिम्नोडियम जिसके अंदर जिम्नोडिनम क्या हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, डायनोफ्लैजेलेट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जैसे गोनलेक्स कैटनेला जो है यहाँ पे ये टॉक्सिन रिलीज करता है बेटा, अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो टॉक्सिन रिलीज कर सकता है, और इस टॉक्सिन का नाम क्या है, सेक्सी टॉक्सिन नाम है। सेलफिश अगर इसको खाती है तो इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर एंटर करेगा और ये फूड चेन का पार्ट बन जाएगी। सेलफिश को अगर हमने निकाल लिया वहाँ से और उसकी वजह से क्या होगा, सेलफिश को किसी दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में खा लिया तो दोनों तरह से यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है। अगर इसको फूड चेन में किसी ने और ने खाया तो एक्वेटिक लाइफ मरने के चांस हैं। दूसरा वो ऑर्गेनिज्म ने इसको खाया वो मर जाएगा, क्यों मर जाएगा, क्योंकि टॉक्सिन कंज्यूम करेगा इसके इफेक्ट की वजह से। या फिर ह्यूमन ने निकाल लिया इसको वहाँ से तो वहाँ पे ह्यूमन सेलफिश पॉइजनिंग हो जाएगी। सेलफिश के अंदर क्या था, ये गोनोलेक्स जो टॉक्सिन था इसका प्रेजेंट था, सेक्सी टॉक्सिन, और इसकी वजह से सेलफिश को हमने निकाल करके खाया तो हमारे अंदर भी सेलफिश पॉइजनिंग हो जाएगी और पॉइजन होने से हमारी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे गोनोलेक्स जो है कैटनेला जैसे जो है टॉक्सिन रिलीज होता है और टॉक्सिन फूड चेन का पार्ट बन सकता है थ्रू द सेलफिश, तो अदर एक्वेटिक लाइफ भी मर सकती है और हम भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो है रेड टाइड। रेड टाइड क्या होता है, जब डायनोफ्लैजेलेट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और टाइड्स में आपको जो है इनकी ज़्यादा डोमिनेंस दिखती है तो रेड कलर की टाइड दिखाई देती हैं, तो किसकी वजह से होती है, रेड टाइड के ऑर्गेनिज्म डायनोफ्लैजेलेट जैसे कि जिम्नोडिनम होता है या गोनोलेक्स होता है, तो इनकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाए, और ये कब होगी, जब कंडीशन फेवरेबल होंगी, और कंडीशन फेवरेबल होंगी तो सी कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसकी वजह से आपको इन ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ के सी वाटर के अंदर आपको इनका अपीयरेंस ज़्यादा दिखाई देगा, तो ऐसी टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स। एक्चुअल में किसकी वजह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म डायनोफ्लैजेलेट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है, जिम्नोडिनम और गोनोलेक्स की पॉपुलेशन बढ़ने से रेड कलर के ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है पानी में, तो आपको रेड टाइड्स दिखाई दे रही हैं। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेड टाइड किसकी वजह से होता है, डायनोफ्लैजेलेट्स, गोनोलेक्स और जिम्नोडिनम यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। बायोल्यूमिनेसेंस भी क्यों, क्योंकि ये लाइट को इमिट कर सकते हैं, तो ये अपनी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में इमिट करते हैं, जैसे पायरोडिनम, पायरोसिस्टिस, नॉक्टिलिया। तो ये सब क्या है, यहाँ पे नॉक्टिलिया इंपॉर्टेंट है, नॉक्टिलिया ही एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये फायर एल्गी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये लाइट इमिट कर सकते हैं। लाइट को इमिट करेंगे, कैसे करेंगे, ये फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके पास में, देखो ल्यूसीफोरिन, कौन सा होता है, ल्यूसीफोरिन। दे एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट, ये अपनी एनर्जी को इमिट करेंगे तो लाइट की फॉर्म में इमिट करेंगे, तो इसलिए अगर आपको वहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है समुद्र के अंदर तो वो इन ऑर्गेनिज्म के कारण होगी, इसलिए इनको बोलते हैं फायर एल्गी। आपको पता है जब हीट की फॉर्म में निकलेगी तो वो फायर की तरह दिखाई देगी लाइट। नाइट लाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समुद्र में नीचे जाओगे तो अब हमेशा आपको अंधेरा ही मिलता है, डार्कनेस ही मिलती है, और वहाँ पे कोई लाइट वाला सोर्स आपको दिखाई दे तो आप क्या कहोगे, नाइट लाइट, ठीक है, अंधेरे में लाइट दिखाई दे रही है आपको। साथ में अगर यहाँ पे कोई समुद्र में जा रहा है और डार्कनेस है और एकदम से कोई लाइट का सोर्स आपके सामने से निकल जाए, वो एक्चुअल में डायनोफ्लैजेलेट्स मूव कर रहे होते हैं आपके सामने, तो आपको दिखाई ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने कोई भूत आ गया है। कॉमनली आप यही इमेजिन करते हैं हम लोग कि डार्कनेस में एकदम
लाइट दिखे तो वो घोस्ट होता है, जबकि वहाँ के समुद्र के घोस्ट किसे कहते हैं, सी घोस्ट हम डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि नोक्टिलिया को बोलते हैं, पायरोसिस्टिस को, ये सब अगर वहाँ पे घूम रहे होंगे तो ये लाइट तो इमिट करते हैं, एकदम से आपके सामने से निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने घोस्ट आ गया, भूत आ गया। तो ये सारे नाम इनके क्यों हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट इमिट करने की वजह से हैं, क्योंकि इनके पास में क्या होता है बेटा, फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स और लूसीफरिन जो इसका नाम है, इसलिए लाइटनेस जो को इमिट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एसर्शन रीजन भी बन सकता है कि दे नक्टिलिया इज कॉल्ड एज फायर एल्गी और नाइट लाइट या सी घोस्ट, क्यों, तो रीज़न क्या होगा, दे एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट, ये इसका एसर्शन का करेक्ट रीज़न एक्सप्लेनेशन होगा बेटा, ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एसर्शन रीज़न क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते, ये आपके अपने क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बता सकते हो डायनोफ्लाइजियल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जीनस कौन से होंगे, तो आप आंसर कर पाएंगे, 5 ऐसे जीनस का नाम बता पाएंगे। देखो बहुत सिंपल है, कौन कौन सा, जैसे एक गोनोलिक्स ये जीनस हो गया, जिम्नोडियम एक जीनस हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है, नोक्टिलिया एक हो गया, 3 हो गए, पायरोसिस्टिस हो गया, पायरोडीनम हो गया, तो ये सारे क्या हैं बेटा, ये एग्जाम्पल हो गए आपके। तो मैं अलग से आपको जो है एग्जाम्पल के बारे में बताऊँ मैंने ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सारे एग्जाम्पल देख चुके हो आप। तो यहाँ पे डायनोफ्लाइजियल्स के एग्जाम्पल भी आपको याद हो गए, तो एग्जाम में डायनोफ्लाइजियल्स का एग्जाम्पल कौन सा ही आ जाए तो आप सब बता दोगे। इसके अलावा इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और साथ में आप क्या बता देंगे इसके हैबिटेट के बारे में। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसलिए वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।